दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें एक से एक बेहतरीन कहानियाँ। तो आज की कहानी का नाम है दोस्तों वज्र। त्रिखंड देश का राजमहल। कुछ कीजिए रिसीवर, वरना मेरे सामने सिवाय आत्महत्या के कोई चारा नहीं रह जाएगा। चिंतित मत हो राजन, आज ही महायज्ञ शुरू करता हूं मैं। यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ अग्नि से जो निकलेगा महामानव, जो घुंघरा तथा नुपुर सेना के लिए मौत साबित होगा। लेकिन रिसीवर नुपुर सेन यज्ञ भंग करने के लिए घुंघरा को भेज सकता है। उसका भी इलाज है मेरे पास। अपनी शक्ति से मैं कांगड़ू को प्रकट करूंगा जो यज्ञ की रक्षा करेगा। त्रिखंडा के सीमांत जंगल में ही आरंभ कर दिया महर्षि बालिकंज ने महायज्ञ। कांगड़ू यज्ञ की रक्षार्थ सजग खड़ा था। महर्षि बालिकंज का दिव्य शक्तियों का मिला जुला रूप हूं मैं। यज्ञ अग्नि का धुआं एक तरफ बढ़ता जा रहा था। अरे महायज्ञ का धुआं, जरा देखो कौन कर रहा है महायज्ञ। चौंक उठा त्रिमुंड। यह तो महर्षि बालिकंज है। अभी सूचित करता हूँ महाराज नुपुर सेन को। चेहरा भवक उठा नुपुर सेन, नरेश नुपुर सेन का। क्या बालिकंज महायज्ञ कर रहा है? हाँ महाराज, अगर यह यज्ञ संपूर्ण हो गया तो त्रिखंडा देश का एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आपकी तथा घुंघरा की मौत भी निश्चिंत हो जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अभी घुंघरा को यज्ञ भंग करने भेजता हूँ। नहीं महाराज, आप दंभ और कुंभ को यह यज्ञ भंग करने भेजें, क्योंकि वे दोनों अमर हैं। आपको याद होगा, उन्होंने आपकी सहायता करने का वचन दिया हुआ है आपको। एकाएक नुपुर सेन के ख्वाबों में वह घटना ताजा होती चली गई जब शिकार की खोज में जंगल में भटक रहे थे। अगर मैंने तुरंत ही कुछ न किया तो वह विशाल दैत्य उन दोनों को खा जाएगा। अब तो यह घुंघरा ही उन्हें बचा सकता है। ऊपर की तरफ जाता घुंघरा कई घुंघरुओं में परिवर्तित होता लगा। देखते ही देखते जा चिपटे हुए विशालकाय ड्रैगन से। चीख सुनकर चौंक उठे थे दंभ और कुंभ। अरे यह कैसे अजीब से छोटे छोटे दैत्य इसका खून चूस रहे हैं। ये छोटे छोटे दैत्य मेरे सेवक हैं। तुम दोनों की जान बचाने के लिए मैंने इन्हें इन दैत्यों को मारने के लिए भेजा था। वैसे तो यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम दोनों ने अपनी जान एक विशाल चट्टान में सुरक्षित कर रखी है। लेकिन फिर भी तुमने हमारी रक्षा की, इसलिए जब भी तुम्हें हमारी सहायता की जरूरत हो हमें याद कर लेना। हम फौरन सहायता को पहुंच जाएंगे। नुपुर सेन ने फौरन किया दंभ और कुंभ का आह्वान। ये तो नुपुर सेन की आवाज है। उसे हमारी सहायता की जरूरत है, हमें तुरंत उसके पास जाना चाहिए भैया। अगले ही पल अदृश्य हुए दोनों। उधर आज्ञा करें महाराज नुपुर सेन। त्रिखंड देश का महर्षि बालिकंज महायज्ञ कर रहा है। अगर यह संपूर्ण हो गया तो मेरा अंत अवश्य भावी है। चिंता मत कीजिए महाराज, तुम्हारी सहायता का वचन दिया है हमने। महायज्ञ कदापि पूर्ण नहीं होगा। निकल पड़े दोनों महर्षि बालिकंज का महायज्ञ भंग करने। कांगड़ू की उपस्थिति में पूरी तरह निश्चिंत थे महर्षि बालिकंज। दोनों राक्षस वहां प्रकट हुए तो बुड्ढे ने अपने यज्ञ की पूर्ति के लिए एक चूहे को खड़ा किया है। उन्हें आता देख गर्ज उठा कांगड़ू। रुक जाओ दोस्तों, वरना खाक में मिला दूंगा। लेकिन कुंभ भला कहाँ रुकने वाला था। अपने शरीर से लंबी सूंड निकाल कर जकड़ लिया उसने कांगड़ू को। इस आकस्मिक आक्रमण की उम्मीद नहीं थी कांगड़ू को, अतः मात खा गया था और बुरी तरह घुमाकर दूर उछाल दिया। कांगड़ू अभी संभला भी न था कि दंभ की जबरदस्त टक्कर पड़ी। खच! अगले पर सींगों पर उठा लिया उसने कांगड़ू को और घुमाकर पटक मारा जमीन पर। अपनी दुर्गति होते देख कांगड़ू का क्रोध भड़क उठा।
इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा अब मैं। अगले ही पल तेजी से बढ़ने लगा उसका जिस्म और फिर एक पेड़ उखाड़कर टूट पड़ा दंभ पर। कुंभ के पेट में पड़ी कांगड़ू की लात उसके सूंड ने पुनः जकड़ लिया कांगड़ू को, लेकिन कम नहीं था कुंभ भी। अपने को विवश पाकर कांगड़ू ने खोल दी अपने पेट की थैली। बाहर निकलने लगे सैकड़ों की संख्या में केकड़े। देखते ही देखते केकड़ों का आकार बढ़ने लगा और फिर धड़ाधड़ सूंड काटने लगे कुंभ की, लेकिन कटे स्थानों पर पुनः नई सूंड उग रही थी। ओह, तेरी यह शक्ति बेकार है इन पर। कांगड़ू अभी हैरानी से उबर भी नहीं पाया था कि ओह धोखा, शाबाश दम भैया। मौत निश्चित नजर आने लगी थी कांगड़ू को। बचा नहीं पाया वह स्वयं को तत्पश्चात। क्यों बुड्ढे, इसी चूहे को लाया था अपनी रक्षा के लिए। आह, कौन हो तुम? दंभ कहते हैं मुझे। हमारे मित्र नुपुरसेन को खत्म करने के लिए महायज्ञ कर रहा था ना तू? ले देख, भंग कर दिया ना मैंने तेरा यह यज्ञ। क्रोध से धधक उठा महर्षि बलिकंज का चेहरा। दुष्टों, ठोकर मारकर जिस अग्नि को तुमने अपमान किया है वही अग्नि तुम्हारे जिस्मों में लिपट जाए। श्राप देता है बुड्ढे, लेकिन श्राप अपना काम कर चुका था। यह और बात थी कि दंभ तथा कुंभ के लिए वह श्राप वरदान बन गया था। कुंभ भैया, अब तो हमें एक और शक्ति मिल गई। हाँ, हम अब जैसे चाहें अपने शरीरों से इस अग्नि से फूंक डालें। इस घटना के बाद दंभ तथा कुंभ और भी ज्यादा क्रूर हो गए थे। उफ, यह कैसी मुसीबत पीछे पड़ गई। लेकिन कब तक बचता वह बुरी तरह आग में झुलसने लगा। वाह, आग में पका मांस तो काफी स्वादिष्ट होता है। कुंभ ने अपने भाई से और भी 2 कदम आगे निकल गया। उफ, और तेज भागूं वरना यह मेरे जिंदे ही नाश्ता कर डालेगा। वाह, क्या नाश्ता है। दोपहर तक की भूख मिट गई। पूरा का पूरा डकार गया वह हाथी को। भरपूर डकार ली कुंभ ने। अपने श्राप को दंभ तथा कुंभ के लिए वरदान बने देख चुके थे बलिकंज। ओह, मेरे श्राप ने तो इन्हें और ज्यादा हिंसक बना डाला है। उनका स्वर, दुष्टों, अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक तुम दोनों की मौत नहीं खोज लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। ऋषि बलिकंज। ओह, कराने की आवाज। शायद आसपास कोई घायल पड़ा है। आह, अरे, कराने की आवाज तो इस अजीब से पत्थर से आ रही है और इसकी रंगत और आकृति भी कमाल की है। कौन हो तुम? क्या किसी के श्राप ने तुम्हें पत्थर बना दिया है? मेरा अंग अंग यहाँ बिखरा पड़ा है। ऋषिवर, कृपया पहले मेरे अंगों को जोड़कर मुझे जीवन दान दीजिए। अरे, यह तो वाकई ऐसे सुनहरी अंग और भी बिखरे पड़े हैं। बलिकंज का सुनहरी अंगों को इकट्ठा कर उन्हें आकृति देने लगे। भगवान जाने किस लोक का प्राणी है यह। आकृति पूरी होते ही कैसा विचित्र मानव है यह। उफ, कहीं इसे जीवन देकर मैंने दंभ और कुंभ को श्राप देने जैसी मूर्खता वाला काम तो नहीं कर डाला। लेकिन ऋषि बलिकंज का भय निर्भुल साबित हुआ। प्रणाम ऋषिवर, आपके कारण ही मुझे नया जीवन मिला है, वरना आजीवन इन्हीं पत्थरों के बीच पड़ा रहता मैं। मेरा नाम वज्र है। आप मुझे अपने इस उपकार के बदले जो चाहे काम करवा लें, उसके पश्चात मैं वापस पत्थर गिरा लौट जाऊंगा। नहीं, यह तो मेरा इंसानी फर्ज था, मगर इतना जरूर जानना चाहूंगा कि तुम्हारी यह हालत कैसे हुई थी। आपने मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा ऋषिवर। आप इस धुएं में वह सब कुछ देख सकते हैं जो आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं। और फिर उस धुएं में उभरने लगे कुछ दृश्य। आकाश गंगा के असंख्य ग्रहों में से टपुर ग्रह अपना खास स्थान रखता है। वैज्ञानिक भाषा में इस ग्रह का नाम टपोरी है, लेकिन
टपोरी ग्रह के वासी अपने आप को पत्थर ग्रह का वासी बताते हैं। पत्थर ग्रह के वासी, पत्थर ग्रह का राजभवन युवराज वज्र टपोरी उर्फ पत्थर ग्रह के सम्राट स्टेनो, और यह है पत्थर ग्रह का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पोखर। बस युवराज, आज आखिरी दिन शेष रह गया है। आपके पश्चात आप पत्थर ग्रह के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। आपके अंदर इतनी वैज्ञानिक शक्तियां भर दी गई हैं कि आप हर उस काम को कर सकते हैं जो कई हजार पत्थर ग्रहवासी एक साथ मिलकर नहीं कर सकते। शुक्रिया पोखर, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर महाशक्ति फिट कर दी जाए तो तुम ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाओगे। नहीं पोखर, ज्यादा लालच इंसान को गलत रास्ते पर डाल देता है, इसलिए पिताश्री के पास चलते हैं। कई वर्ष हो गए हैं उनसे मिले हुए। कई वर्षों के बाद आज पिता पुत्र का मिलन हुआ था। पिताश्री, युवराज, तत्पश्चात कहिए क्या क्या शक्तियां भरी हैं आपने हमारे पुत्र में। आप खुद ही परीक्षा ले लें। और तब शुरू हुआ युवराज वज्र की शक्तियों का प्रदर्शन। पहले बाहुबली की परीक्षा। पत्थर ग्रह का सबसे वैसी तथा शक्तिशाली दरिंदा हुदा सम्राट स्टेनो का दिल जोर से धड़क उठा। देवता, हमारे पुत्र की रक्षा करना। युवराज के निकट पहुंचते ही हुदा की पूंछ तेजी से लहराई और काफी शक्तिशाली वार था यह, लेकिन विद्युत गति से उठा वज्र और ले चख पूंछ मारने का नतीजा। अगले पल हुदा भी पीछे न रहा। उसने युवराज वज्र को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। देखने वालों की धड़कनें रुक गईं। ओह, युवराज वज्र को हुदा ने लड़ाकर सम्राट ने बहुत बड़ी गलती की है। अब युवराज का बचना नामुमकिन है। सम्राट स्टेनो की हालत भी खराब हो रही थी। लगता है पत्थर ग्रह का भावी सम्राट अब कोई और ही बनेगा, लेकिन सम्राट की आशंका निर्मूल साबित हुई। ले मेरा सुलेमानी मुक्का। अगले पल वज्र आजाद था। अब बारी थी युवराज वज्र की। मुंह तोड़ डाला उसने हुदा का। युवराज वज्र जिंदाबाद। वैज्ञानिक शक्ति की परीक्षा। युवराज, तुम्हें इस पहाड़ को सिर्फ एक ही बार में खत्म करना है। बस यूं समझ लो कि ऐसा करके तुम्हें पत्थर ग्रह के वासियों को खाने का मसाला हल करना है। वज्र के हाथ से निकली अद्भुत किरणें। अगले ही क्षण भ्राम। फिर अन्य शक्तियों की परीक्षण के पश्चात सम्राट, मैंने युवराज में एक और ऐसी शक्ति भर दी है जिससे ये कभी भी अपने जिस्म को कई टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ महाराज, अवश्य। पोखर के इतने कहते ही वज्र का अंग चारों तरफ बिखरने लगा। देखते ही देखते वज्र के अंग चारों तरफ बिखरे पड़े थे। आश्चर्य, कैसी विचित्र शक्ति है यह। लेकिन सम्राट, यह शक्ति अभी अधूरी है। क्या मतलब? सम्राट, युवराज अपने अंगों को बिखेर तो सकता है, लेकिन शक्ति से पुनः अंगों को एकत्रित कर अपना आकार वापस नहीं ले सकता। जबकि जब तक कि कोई बाहरी व्यक्ति उसके अंगों को जोड़ नहीं, युवराज के अंग यूं ही बिखरे रहेंगे। क्या कोई ऐसी शक्ति नहीं जिससे युवराज वज्र स्वयं ही अपने बिखरे अंगों को पुनः एकत्रित कर सकें? ऐसी शक्ति सिर्फ टमटम ग्रह के सम्राट के पास है। अगर सम्राट सुखांडा से वह शक्ति मिल जाए तो उसे मैं युवराज में प्रतिरूपित कर सकता हूँ। हम आज ही अपने विशेष दूत से टमटम ग्रह के लिए रवाना कर देंगे। हमें विश्वास है सम्राट सुखांडा हमें इनकार नहीं करेंगे। उसी शाम सम्राट स्टेनो को विशेष दूत टमटम ग्रह की तरफ रवाना हो गया। अगर टंकार टमटम ग्रह पहुंच गया तो मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। कौन से सपनों की बात कर रहा था पोखर?
फौरन एक भयानक निर्णय ले डाला पोखर ने। सम्राट को पत्थर ग्रह से बाहर निकालने के लिए तेरा मरना जरूरी है टंकार। टमटम ग्रह का यह शस्त्र किसी ऐसे ही वक्त के लिए संभाल कर रखा था मैंने। अपने विशेष दूत की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा सम्राट स्टेनो, और यह पत्र आग में घी का काम करेगा। पूरा राजमहल गूंज उठा सम्राट स्टेनो की दहाड़ से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सच सम्राट दूत की पीठ पर धंसा। टमटम ग्रह का शस्त्र आपके सामने है, और यह है वो पत्र जो दूत के कपड़ों में से बरामद हुआ है। सम्राट स्टेनो, यह कैसे समझ लिया तुमने कि हम तुम्हें महाशक्ति दे देंगे? महाशक्ति की इच्छा रखने वालों की गर्दन काट देते हैं हम। सम्राट सुखांडा। नेत्र सुलग उठे स्टेनो के। सुखांडा, टंकार को मारकर तुमने टमटम ग्रह के विनाश को दावत दी है। हम शपथ लेते हैं कि न केवल महाशक्ति छीन लेंगे बल्कि टमटम ग्रह के एक एक नागरिक को जिंदा गाड़ देंगे। सेनापति लुकास, युद्ध की तैयारी हो जाए। जो आज्ञा महाराज। इसके लिए आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पिताश्री। युवराज वज्र, तुम? हाँ पिताश्री, पुत्र के रहते पिता का युद्ध में जाना ठीक नहीं। आपकी कसम को मैं पूरा करूंगा। नहीं पुत्र, टंकार हमारा सर्वप्रिय दूत था। अपनी शपथ को हम ही पूरा करेंगे। लेकिन पिताश्री। सम्राट ठीक कह रहे हैं युवराज, युद्ध में इन्हीं को जाना चाहिए। मैं क्यों नहीं? इसलिए कि महाशक्ति तुम में प्रतिरूपित होनी है। तुम्हारे उस छूते ही महाशक्ति की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। निरुत्तर हो गया युवराज वज्र। ठीक है, लेकिन अगर पिताश्री पर कोई संकट आया तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा। संकट तो सम्राट पर अवश्य आएगा वज्र। अपनी विशाल सेना के साथ निकल पड़े सम्राट स्टेनो। टमटम ग्रह के विनाश के साथ ही समाप्त करूंगा युद्ध। टमटम ग्रह के जासूस आंखों ने फौरन ही देख लिया उन्हें। ओह, सम्राट स्टेनो अपनी सेना के साथ। सम्राट को सूचित करना होगा। सम्राट सुखांडा का उस वक्त आराम करने का वक्त था। ओह, यह क्या? नियंत्रण कक्ष में आपात संकट का संकेत। क्या कारण हो सकता है? अगले ही पल नियंत्रण कक्ष के संचालक का चेहरा उभरा उस यंत्र में। सम्राट, पत्थर ग्रह के सम्राट अपनी सेना का साथ हमारे ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। हैरान रह गए सम्राट सुखांडा। बिना किसी कारण के सम्राट स्टेनो टमटम ग्रह पर आक्रमण करने क्यों आ रहे हैं? मेरे लिए क्या आज्ञा है सम्राट? दृढ़ता से दांत बिछ गए सम्राट सुखांडा के। इतिहास गवाह है कि टमटम ग्रह की सेना ने हर बार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। संपूर्ण सैनिक छावनी में गूंज उठा आपात संकट का संकेत। दोनों ओर से घमासान युद्ध शुरू हो गया। टंकार के खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। सम्राट स्टेनो ने जैसे टमटम ग्रह के सैनिकों के लिए मौत के दरवाजे खोल दिए थे। खचाखच गर्दनें कटने लगी थी टमटम ग्रह के सैनिकों की। नियंत्रण कक्ष में बैठा युवराज वज्र। लगता है युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। यही दृश्य पोखर भी देख रहा था। ओह, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वज्र के युद्ध स्थल पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जबकि वज्र को पत्थर ग्रह से निकालना बहुत जरूरी है। मेरा यह प्रक्षेपास्त्र युद्ध का रंग ही बदल देगा। दाग दिया पोखर ने प्रक्षेपास्त्र को। अब तो वज्र को पत्थर ग्रह छोड़ना ही पड़ेगा। जा पहुंचा प्रक्षेपास्त्र युद्ध भूमि पर और बरसाने लगा मौत। देखते ही देखते हड्डियां मानव कंकाल का रूप लेने लगी। भयंकर मौत टूट पड़ी पत्थर ग्रह के सैनिकों पर। ओह, यह कैसी विचित्र शक्ति है। सम्राट सुखांडा भी हैरान थे। लगता है कोई देवी शक्ति हमारी मदद कर रही है।
अपनी विजय पराजय में बदलती नजर आने लगी थी सम्राट स्टेनो को। हे देवता रक्षा करो। लेकिन युद्ध का दृश्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। पत्थर ग्रह के सैनिक धड़ाधड़ धाराशायी हो रहे थे। आंखें फट पड़ी थी युवराज वज्र की। ओह, यह क्या, हमारे सैनिकों पर मायावी आक्रमण। तभी वहां आ पहुंचा पोखर। क्या हाल है युद्ध का युवराज? विजय की तरफ बढ़ रहे हमारे कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए हैं। आप खुद ही देख लीजिए। यही तो मैं चाहता हूँ। ओह, यह तो मायावी आक्रमण है युवराज। अब तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा युवराज, क्योंकि इस मायावी युद्ध का सामना केवल तुम कर सकते हो। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ। बढ़ चला वज्र रणभूमि की तरफ। पत्थर ग्रह ने आज तक पराजय का मुंह नहीं देखा। अट्ठास लगा उठा पोखर। अब बनूंगा मैं पूरे ब्रह्मांड का सम्राट। वर्षों के इंतजार के बाद आज मौका लगा है रक्तमणि हासिल करने का। रास्ता रोक लिया दोनों प्रहरियों ने पोखर का। ठहरिए, यह सम्राट का विशिष्ट कक्ष है। आप इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। जवाब में चला पोखर का शस्त्र। आज तो स्वयं भगवान भी मुझे नहीं रोक सकते। खून खोल उठा दूसरे प्रहरी का। दुष्ट, अपने जीते जी मैं तुझे इस कक्ष में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो मैं ही तुझे कब जीने का मौका दे रहा हूं। उस विशेष कक्ष का द्वार पोखर की एक ठोकर भी नहीं सह पाया। लेकिन जैसे ही पोखर ने उसमें प्रवेश किया, मैं जानता था कुछ ऐसा ही होगा। पोखर के उस कक्ष में प्रवेश करते ही खतरे का सायरन बजने लगा। खतरे का सायरन सुनकर पहरेदारों में सनसनी फैल गई। ओह, कोई महाराज के विशेष कक्ष में घुस गया है। हमें उसे रोकना पड़ेगा। ओह, द्वार तो टूटा पड़ा है। चलो भीतर देखते हैं। लेकिन इसके पहले कि प्रहरी कक्ष में प्रवेश करते, मौत झपट पड़ी उन पर। पल भर में ही वहां लाशों के ढेर लग गए थे। वहां इधर पोखर, सम्राट तथा वज्र के वापस लौटने से पहले मुझे रक्तमणि लेकर यह ग्रह छोड़ देना है, जल्दी। उह, रक्तमणि। जैसे ही उसने रक्तमणि को उठाया, बुरी तरह अफर-तफरी मच गई। पत्थर ग्रह पर भागो भागो प्रलय आ गई है। उधर वज्र कंकालों को नष्ट करने में लगा था, लेकिन कंकालों की गिनती कब कम होती नजर नहीं आ रही थी। अचानक चीख उठे सम्राट स्टेनो। युवराज, पहले इन कंकालों की उत्पत्ति के स्रोत को खत्म करो। ठीक कहा है पिताश्री। अब ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। खुशी से दमक उठा था सम्राट स्टेनो का चेहरा। वाह! तभी ओह, कोई रक्तमणि वाले कक्ष में जा पहुंचा है। तुरंत ही वज्र ने नजदीक जा पहुंचे सम्राट स्टेनो। युवराज, कोई हमारे विशेष कक्ष में प्रविष्ट हो चुका है। अगर रक्तमणि ग्रह से बाहर चली गई तो हमारा ग्रह तबाह हो जाएगा। अतः रक्तमणि की रक्षा के लिए फौरन अपने गृह लौट जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। महल में बिखरी अनगिनत सिर कटी लाशें देखकर आंखें देख उठी थी वज्र की। किसने किया यह सब? किसने पाट दिया है महल को लाशों से? जवाब में महल के नक्काशी द्वार खंबे में ओट से बाहर निकला सेमा हुआ यह सैनिक। वैज्ञानिक पोखर ने की है यह हालत। वह रक्तमणि ले जाने में सफल हो गया है युवराज। मैं भी रक्तमणि की रक्षा हेतु अपना सिर कटा देता, लेकिन जिंदा रहा सिर्फ आप तक या सम्राट तक यह खबर पहुंचाने के लिए। मुझे क्षमा करें युवराज, मैं रक्तमणि की रक्षा नहीं कर सका। तू चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में छिप जाए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ हत्यारे। इधर रक्तमणि प्राप्त कर पोखर ग्रह छोड़ चुका था। रक्तमणि के बल पर अब मैं पूरे ब्रह्मांड पर का स्वामी बनूंगा और पत्थर ग्रह 30 दिन के भीतर तहस नहस हो जाएगा।
न स्टेनो बचेगा न वज्र, क्योंकि पत्थर देवता ने उन दिनों यही कहा था जब पूरे पत्थर ग्रह पर एकाएक ही ज्वालामुखी फटने लगे थे। ज्वालामुखी के देखते लावे से पहाड़ मोम की तरह पिघलने लगे थे। पत्थर हमारा आहार है, अगर इस तरह पहाड़ पिघलते रहे तो हमारे भोजन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, हमारे ग्रह पर फैली पहाड़ी श्रृंखला को ज्वालामुखी के देखते लावे से बचाने के लिए अब आपको पत्थर देवता का आह्वान करना पड़ेगा। ठीक है, हम आज ही पत्थर देवता का आह्वान करेंगे। उस रात पत्थर देवता का आह्वान किया गया। ओम पत्थर देवताय नमः। शीघ्र ही देवता ने दर्शन दिए। हे देवता, हमारी रक्षा कीजिए, वरना कुछ ही दिनों में पूरा पत्थर ग्रह भूखों मर जाएगा। अगले ही पल फटा देवता का सीना। लो वत्स, जब तक यह रक्तमणि पत्थर ग्रह पर रहेगी, पत्थर ग्रह खुशहाल रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि यह मणि पत्थर ग्रह से बाहर गई तो ठीक 30 दिन के बाद यह ग्रह तबाह हो जाएगा और तबाही की पहली निशानी होगी ज्वालामुखियों का फटना व पर्वतों का पिघलना। तब पत्थर ग्रह तो खुशहाल हो गया, लेकिन मेरे मन में पनपने लगी थी एक योजना। अगर रक्तमणि मेरे हाथ लग जाए तो मैं समस्त ब्रह्मांड पर राज कर सकता हूँ, और आज मैंने अपनी चालाकी से रक्तमणि को पा ही लिया। इधर वज्र ने पोखर द्वारा दी गई मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया। पोखर का पता लगाने में चौंक उठा पोखर। निश्चित ही अब वज्र मेरा पीछा करेगा, अपनी गति और तेज कर लूं। ओह, वज्र की मानसिक शक्ति। पोखर का सोचना सही था। जल्दी, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा दुष्ट पोखर। देशद्रोही, तेरा जिंदा रहना पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा हो सकता है, ले मर। लेकिन सांप बच गया पोखर स्वयं को। बचने के साथ ही पोखर ने किया अपना प्रहार, लेकिन वज्र को परास्त करना इतना आसान नहीं था। ये हार्ड स्टेनो तेरे जिस्म को कई टुकड़ों में बांट देंगे। अचानक एक तेज उड़ान भरी वज्र ने। ओह, अगर वज्र मुझसे टकरा गया तो मेरा सारा जिस्म पिघल जाएगा। मुझे रक्षा कवच ओढ़ लेना चाहिए। जब तक वज्र उससे टकराया तो अपने आप को सुरक्षित कर चुका था वह। करारी शिकस्त मिली थी वज्र को। शीघ्र ही संभला वज्र ने स्वयं को। सुरक्षा कवच ने तो तुझे बेदम ही कर दिया। एकाएक चौंक पड़ा वज्र। ओह, रक्तमणि का प्रयोग कर रहा है पोखर। अब तेरा जिंदा रहना खतरनाक है वज्र। अगर रक्तमणि की किरणें मुझसे टकरा गई तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बस अब तो रक्तमणि के वार को विफल करने का एक ही तरीका है। अगले ही पल युवराज वज्र के सामने आ गया और बिखर गया। बेशक खत्म नहीं हुआ तू, लेकिन तेरी यह स्थिति भी कोई मौत जैसी है। अब सारी उम्र यूं ही पत्थरों में बटा रहेगा तू। और आज आपने मेरे अंगों को जोड़कर मुझे पुनः मेरा रूप लौटाया है। अगर रक्तमणि 30 दिन में पत्थर ग्रह नहीं पहुंची तो पत्थर ग्रह तबाह हो जाएगा। अतः अपने ग्रह को बचाने के लिए साथ साथ मुझे पिताश्री को भी बचाना है। मैं अभी मानसिक तरंग शक्तियों का प्रयोग करके उसका पता लगाता हूँ। जैसे ही वज्र ने मानसिक तरंगों का प्रयोग करना चाहा, ओह, मेरी मानसिक तरंगें तो काम ही नहीं कर रही। ऐसा शायद पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हो रहा है। लेकिन चिंता मत करो वज्र, पोखर जैसे दुष्ट बहुत जल्दबाज होते हैं। देख लेना, शीघ्र ही वह कोई दुष्टता करेगा, तब तुम्हें उसका पता चल जाएगा। यदि तब तक तुम चाहो तो मेरे साथ त्रिखंड देश चल सकते हो। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा महाराज द्रुपद का। कहीं दुष्ट नुपुरसेन के कारण महाराज द्रुपद को आत्महत्या न करनी पड़े। मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। नुपुरसेन व घुंघरा नुपुर देश के राजा कालकंठ के पुत्र थे।
और महाराज द्रुपद त्रिखंड देश के शासक। ऊपर से देखो तो एक त्रिकोण सा नजर आता था त्रिखंड देश, जबकि वास्तव में यह अपार पर्वतों के 3 विशाल खंडों का जोड़कर बनाया गया था। एक दिन जब नुपुर देश के महाराज कालकंठ ने नुपुरसेन को राजमुकुट सौंपना चाहा, या तुम क्या कर रहे हो पुत्र घुंघरा? पिताश्री, आप मेरा साथ अन्याय कर रहे हैं। घुंघरा के चेहरे पर घृणा के भाव थे। क्या मैं नुपुर से किसी मुकाबले में कम हूँ? फिर जुड़वा भाई हूँ उसका, अतः राजगद्दी पर मेरा भी उतना ही हक है जितना उसका, इसलिए आप मेरा राज तिलक करें। क्रोधित हो उठे कालघट। घुंघरा, नुपुरसेन ने बात संभाली। क्रोधित न हो पिताश्री, घुंघरा ठीक कह रहा है। अब मैं तभी राज तिलक कराऊंगा जब घुंघरा भी किसी राज्य का राजा बनेगा। मगर यह नालायक राजा बनने योग्य नहीं है। कुछ भी कहिए, अब मुझसे पहले राजा बनेगा घुंघरा। हम किसी देश पर आक्रमण कर उस पर अपना शासन कायम कर लेंगे। अगले दिन नुपुरसेन ने घुंघरा फौज लेकर चल पड़े। कैसी बात करते हो घुंघरा? तुम्हारे लिए मैं एक राज्य तो क्या सारा संसार जीत कर उसका सम्राट बना दूं तुम्हें। भैया नुपुर, मुझे माफ करना, मैंने अपने आप को ना जाने क्या क्या कह डाला था। सामने पड़ने वाले राजपथ त्रिखंडा ही था हमला। भयानक जंग छिड़ गई द्रुपद के सैनिकों और नुपुरसेन घुंघरा की फौज में। खत्म कर डालो सबको, धावा बोल दिया उन्होंने त्रिखंडा देश के एक खंड पर। जब यह सूचना त्रिखंड देश के तीसरे खंड में बने राजमहल तक पहुंची, क्या नुपुर देश का हम पर हमला? चल पड़े महाराज द्रुपद भी पूरे दलबल सहित। मुझे नुपुर देश के राजा कालगढ़ से ऐसी उम्मीद न थी, पर जब तक त्रिखंड देश का एक खंड चुरा ले जाने में सफल हो गए थे नुपुरसेन और घुंघरा की फौज, और द्रुपद जब तक वहां पहुंचे तो त्रिखंड राज्य के सिर्फ 2 खंड ही बचे रह गए थे। उफ, ले गए वे हमारा राज्य चुराकर। उधर घुंघरा बना त्रिखंड देश के उस खंड का राजा। आज से इसे घुंघरा देश कहा जाएगा। इधर लाख कोशिश करने के बाद भी महाराज द्रुपद को विफलता मिली थी। महाराज, हमारे सैनिक चारों तरफ से लौटकर आ गए। तीसरे खंड का कहीं पता नहीं चला, जाने कहाँ ले गए घुंघरा उसे। उफ, इधर जनता हमारी योग्यता को शक की नजरों से देख रही है, इधर यह नाकामयाबी की खबर। फिर एक दिन स्वयं नुपुर देश जाकर कालगढ़ से मिले द्रुपद। आपके पुत्रों ने हमारा राज हड़प लिया। माफ करना द्रुपद, मेरे पुत्रों को मुझसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, वे ना जाने कहाँ हैं। जैसे ही वे आएंगे मैं तुम्हारा राज तुम्हें वापस दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं और तुम पुराने मित्र हैं। कुछ ही दिनों बाद कालगढ़ बेहाल से स्वयं को आए महाराज द्रुपद के पास। मित्र कालगढ़, यह क्या हालत बना रखी है तुमने? मैंने अपने पुत्रों को बहुत समझाया मित्र, पर वे ना तो तुम्हारा राज वापस करने को तैयार हैं और ना यह बताने के लिए कि राज्य कहाँ ले गए। अतः आत्मग्लानि से मर भर मैंने जहर खा लिया और सोचा कि मरने से पूर्व तुम्हें आखिरी सूचना दे दूं। मित्र की बाहों में मित्र ने दम तोड़ दिया। नहीं कालगढ़। और तब महाराज द्रुपद ने स्वयं बुलाया मुझे। गुरुदेव, अब आप ही कुछ कीजिए, वरना मेरे पास भी आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं रह जाएगा। तब मैंने यज्ञ का आयोजन किया और नुपुरसेन व घुंघरा को समाप्त करने के लिए लेकिन कहकर सारी बात बता दी। बलिकंज ने सारी बात सुनकर, ऋषिवर, आपने मुझे नया जीवन दिया, अतः इस नए जीवन की शुरुआत में महाराज द्रुपद की समस्या हल करने से ही करूंगा। दंभ और कुंभ यानी घमंड और क्रूरता के प्रतिरूप भाई दंभ, हमारे प्राण इस चट्टान में है। अगर कोई यह चट्टान खिल कर दे तो क्या हम भी खिल होकर मर जाएंगे? पर ऐसा कोई नहीं है इस धरती पर जो यह कर सके। अब तक तो कोई नहीं था, अब है शायद।
दम्भ कुंभ, इधर देखो, तुम्हारा काल आ गया है। रिसीवर के बताए हुलिये के अनुसार यही है दम्भ और कुंभ। बड़ी मुश्किल से खोज पाया हूं इन्हें मैं आज। दोनों साथ साथ पलटे और चौंक पड़े। कौन है यह? वज्र। इसी से पूछ लेते हैं, कौन है भाई तू? वज्र का स्वर वज्र की ही तरह कठोर था। और अब चुपचाप बता दे घुंघरा कहाँ है, वरना क्या कर लेगा। छोटा सा परिचय दिया अपने शक्ति का वज्र ने। इसी तरह इस चट्टान को भी चकनाचूर कर दूंगा। दम्भ जा घुसा चट्टानी गुफा में। फौरन ही गुफा में फेंकी गई एक चट्टान। दम्भ ने तुरंत चली एक चाल। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, यही तो हमारा घर है। घुंघरा का पता एक पत्थर पर लिखा है, मैं अभी वह पत्थर लाकर देता हूँ। पत्थर गिरते ही वज्र ने घातक किरणों से उड़ा दी आधी चट्टान। सपनों में भी इस फूर्ति की आशा न की थी दम्भ कुंभ का। पल भर में ही वे भी अंधे आधे रह गए थे। हमारा आधा जिस्म ऐसे गायब हो गया जैसे आधी चट्टान गायब हो गई। गरज उठा वज्र, अब मैं पूरी चट्टानी उड़ा देता हूँ। नहीं नहीं, हम बताते हैं। तभी भी वज्र ने दया न की। वज्र घायल सांप को जिंदा छोड़ने की मूर्खता कभी नहीं करता। और चिथड़े बिखर गए धरती की छाती पर। दम्भ कुंभ के कर्ण फूल धमाके से उड़ गई चट्टानें। इधर द्रुपद आत्मग्लानि से भरे खड़े थे। एक राजा होकर भी मैं अपने राज्य का खोया हिस्सा न ढूंढ सका, अतः अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। लगा दी उन्होंने बुर्ज से छलांग। हे ईश्वर, मेरी आत्मा को अपने चरणों में जगह देना। ईश्वर के चरणों में पहुंचने से पूर्व ही दो हाथों में जगह मिल गई उन्हें। कौन हो तुम? क्यों बचाया मुझे? जवाब दिए बलिकंज ने, यह वज्र है। उछल पड़े महाराज द्रुपद बलिकंज को वहां मौजूद देखकर। गुरुदेव, आप यहाँ? हाँ राजन, यह युवक वज्र है जो आपके दो शत्रुओं दम्भ और कुंभ को मार चुका है। सारी बात बताते चले गए बलिकंज। सुनकर द्रुपद के निराश भरे चेहरे पर चमक लौट आई। सच? दम्भ और कुंभ मारे गए? हाँ राजन, आप आत्महत्या जैसा कदम न उठा लें, इसी डर से पहले हमें यहाँ आना पड़ा। महाराज, अब आपके बाकी शत्रुओं की बारी है। मैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही अब यहाँ से अपने गृह प्रस्थान करूंगा। एक तरफ मुकाबले के लिए महाराज के शत्रु तो दूसरी तरफ था पोखर वज्र का सबसे प्रबल शत्रु। पत्थर ग्रह तो रक्तमणि के न रहने के स्वयं ही तबाह हो जाएगा, लेकिन अभी मैं सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर कब्जा करके यह प्रदर्शित नहीं करना चाहता कि रक्तमणि मेरे पास है। अतः क्यों न पृथ्वी ग्रह का विजेता बन जाए सबसे पहले। और जिस राज्य पर पहले पड़े उसके कदम वह था नुपुर देश। अगर इस तबाही से बचना चाहते तो जाकर अपने राजा से कहो मेरे चरण छूकर मुझे अपना राजा मान ले। रक्तमणि का दुरुपयोग कर नुपुर देश की जनता पर बुरी तरह कहर ढा रहा था पोखर। चैन की नींद लेने वाला नुपुर देश बेचैन हो उठा। क्या हमारे राज्य में आतंक? हाँ, और ऐसा आतंक जिसका सामना शायद तुम और घुंघरा भी न कर सकते। तो फिर नीति यही कहती है, शत्रु शक्तिशाली हो तो उसे मित्र बना लो और उसे दूसरी शक्तिशाली शत्रु से भिड़ाकर खत्म कर डालो। लेकिन दूसरा शक्तिशाली शत्रु कौन है? वज्र, जिसने दम्भ और कुंभ जैसे भयंकर शैतानों का अंत कर दिया। अब शीघ्र ही वह हम पर भी हमला करेगा। और फिर फौरन ही नीति पर अमल किया गया नुपुर सेन ने। अब आप हमारे राजा हैं, हम आपके सेवक। अगले दिन द्रुपद के सामना था। हम आपका राज लौटाने को तैयार हैं, पर एक शर्त है। क्या? शर्त सुनकर वज्र का चेहरा खिल उठा। क्या? पोखर तुम्हारे राज्य पर कब्जा किए है? मन की मुराद पूरी हो गई मानो उसकी। तब तो समझ लो कि उसका अंत हो गया। पर पोखर को पता ना चले कि यह बात तुम्हें हमने बताई है। उड़ चला वज्र।
पोखर, मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। इधर पोखर क्रूरता का खेल खेल रहा था एक अन्य राज्य विराट नगर में। अगर अपने राजा को मेरी अधीनता स्वीकार करा दो तो मौत का यह खेल रुक सकता है। और कभी आग का सैलाब, बचाओ, विध्वंस के इस तूफान का सामना करने से बेहतर झुकना पसंद किया था विराटनगर के राजा ने। बस करो यह तबाही का तांडव, मेरी निर्दोष जनता पर अपने जुल्म मत ढाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। तभी उसके जुड़े हाथों को ऊपर उठा दिया एक हाथ ने। इस नीच पापी के आगे मत जोड़ो अपने हाथ। कौन हो तुम? हाँ, वज्र था वह अडिग चट्टान की भांति खड़ा। हाँ पोखर, जब गीदड़ के नसीब में मौत होती है तो लाख न चाहने पर भी वह शहर की तरफ खिंचा चला आता है। पर जवाब निकलना आश्चर्य से भरे पोखर के कंठ से, वज्र। और उसी तरह आज तेरे नसीब की मौत ना तुझे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से उतार मेरे सामने यहाँ धरती पर ला खड़ा किया है तो तू टुकड़े टुकड़े होकर यहाँ आ गिरा धरती पर। लेकिन मैं नसीब से नहीं, योजनाबद्ध तरीके से यहाँ आया हूँ। यहाँ मैंने अपने दोनों शत्रुओं भिड़ा दिए। लगता था बिछड़े हुए दो शत्रु आज शत्रुता की आग ठंडी करके चैन लेने वाले थे। तेरा खात्मा तब तक नहीं हुआ था, अब हो जाएगा वज्र। झुकाई देकर बेकार कर डाला उसका वार। रक्तमणि चुराकर तूने जितनी लाशें बिछाई हैं उनका एक एक का बदला लिया बिना मैं मर नहीं सक पाऊंगा पोखर। यह सुनकर नुपुरसेन चौंक पड़ा। स्वयं में हुई चला गया उसका हाथ अपने पांव की तरफ। यही तो मैं जानना चाहता था कि आखिर क्या राज है पोखर की इस अपरिमित शक्ति का। आज पता चल गया यह राज, और यह चले अब मेरे घुंघरू दोनों युद्ध में उलझे हैं। यही मौका है। अभी भी एक दूसरे के खून से अपने हाथ रंगने में सफल नहीं हुए थे पोखर और वज्र। अचानक एक विशालकाय घुंघरू का खुला मुंह वज्र की तरफ बढ़ा और एक खुला बंद हो गया घुंघरा का। धप। यही हाल पोखर का भी हुआ था, लेकिन हाथ बाहर रह गया था उसका। तेज गति से झपटकर रक्तमणि छीन ली नुपुरसेन ने। दर्द के मारे यह हाथ अंदर खींचेगा उससे पहले ही मणि हथिया लूं। अब मेरे दोनों शत्रु मेरे कैद में है और विनाश लीला मचा देने वाली रक्तमणि मेरे हाथ में। इसका फैसला मैं अपने राज नुपुर में करूंगा। अगले दिन नुपुर देश में एक लंबे चौड़े मैदान में रखे थे दोनों विशालकाय घुंघरू और आसपास बैठे थे अनेक देशों के बुलाए गए राजा महाराजा। त्रिमुंड भी हैरान था यह सोचकर कि क्या करने जा रहा है नुपुरसेन। कुछ बताते क्यों नहीं तुम? गुरुदेव, पृथ्वी के समस्त राजा यहाँ आ चुके हैं। बस द्रुपद और आ जाए, पृथ्वी सम्राट बनेगा आज आपका शिष्य नुपुर। द्रुपद को भी बुलाया है। किस लिए? उसे अपने राज्य का चोरी हुआ तीसरा खंड चाहिए, इसलिए। लो आ गए द्रुपद भी। फिर हुआ ऐलान। समस्त उपस्थित राजा और त्रिखंड राज्य का एक खंड मैंने तथा घुंघरा ने मिलकर चुराया है। इन विशाल घुंघरुओं में से एक में कैद है द्रुपद का हितैषी और दूसरे में मेरा शत्रु तथा द्रुपद के हितैषी का भी शत्रु। अब मैं दोनों घुंघरू खोल रहा हूं। वे दोनों दुश्मन आपस में लड़ेंगे। अगर द्रुपद का हितैषी वज्र जीत गया तो द्रुपद का राज वापस कर दूंगा मैं, और हार गया तो नहीं। पर ये दोनों इस मैदान में अपनी उड़न शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। निकलते खूनी नजरों से निहारा पोखर ने नुपुरसेन को। मेरी रक्तमणि वापस कर दे नुपुर। ऐसा नहीं, अगर तुम वज्र को मार दो तो शहर से मैं सौंप दूंगा तुम्हें रक्तमणि। पोखर समझ गया था कि शत्रु दोनों ही तरफ हैं, अतः फौरन बात मान ली नुपुरसेन की। वज्र को तो मुझे वैसे भी खत्म करना है। वज्र उछला पोखर के
सीने से जा टकराया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। एकाएक वज्र ने आहिस्ता से कहा, पोखर में इतना सब कुछ होने पर भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ। हाँ, इतना तो तुम भी जानते हो, नुपुर रक्तमणि के विषय में जान गया है। क्या सच? अतः हम में से कोई भी हारे जीते, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात तो ठीक है वज्र, मैं भी रक्तमणि के हाथ से निकल जाने के बाद पछता रहा हूँ कि क्यों कही मैंने महाराज स्टेनो से गद्दारी। यहाँ जो राजा उसने बुलाया, उन्हें हमारी जंग समाप्त होते या रक्तमणि से खत्म कर पृथ्वी का सम्राट बनने का ख्वाब देख रहा है। अब सिर्फ दिखावे का युद्ध चल रहा था दोनों में। अगर तुमने मुझे सचमुच माफ कर दिया तो मैं वैसा ही करूँगा वज्र, जैसा तुम कहोगे। मुझे खुशी है कि तुम्हारे दिल से विद्रोह का बीज निकालने में सफल हुआ। सबकी नजर ऊपर हवा में कलाबाजियां खारे वज्र पर टिकी। अब तू नीचे आकर गिरेगा तो तेरी हड्डियां कड़क कड़क जाएंगी। दिखावे के लिए कही थी पोखर ने यह बात। नुपुरसेन की निगाहें भी ऊपर उठी हुई थी, इसलिए देख नहीं पाया क्या कर रहा था पोखर। यह बाढ़ से टूटा भाला काम आएगा। भाले के चमचमाते फल ने नुपुरसेन का सीना चीर दिया था। बेजान हाथों से छूटी रक्तमणि पांव के पास बने चौकोर गड्ढे में गिर गई। वज्र द्रुत गति से पहुंचा नुपुरसेन के पास और चौंक पड़ा। रक्तमणि अभी कभी इसके हाथ में थी, अब कहाँ है? लाश भला क्या जवाब देती? राजाओं में सनसनी फैले उससे पूर्व ही बुलंद आवाज में वज्र ने सारी बात बता दी। और आपको यह खेल देखने नहीं बल्कि आपकी जिंदगियों से खेलने के लिए बुलाया था नुपुरसेन ने। लगातार गिरती जा रही रक्तमणि को दो हाथों पर जा गिरी। यह हथेलियां थी घुंघरा की। रक्तमणि पर लगा खून भाई नुपुरसेन है। किसने की मेरे भाई की हत्या? धरती का सीना फाड़ कर फौरन ही मैदान में निकला घुंघरा। कौन है मेरे भाई नुपुरसेन का हत्यारा? बहुत भयंकर सजा दूंगा मैं उसे। वज्र यही है मेरे राज्य का चोर। घुंघरा को देखकर द्रुपद चीख उठा। बस इतना ही काफी था वज्र को हरकत में आने के लिए। बता कहाँ छिपाया तीसरा खंड? लेकिन पूरा शैतान था घुंघरा। अगला वार न करने दिया वज्र को तो तू है द्रुपद का हिमायती। तब अवश्य तू ही होगा मेरे भाई का भी कातिल। चीख उठा पोखर। नहीं, मुझे वज्र को जोड़ना होगा। रक्तमणि की किरणों की घातक वार ने एक बार फिर बिखेर कर रख दिया था वज्र को। पोखर ने उन टुकड़ों को हाथ लगाया ही था कि घुंघरा के हाथों से थमी रक्तमणि से निकली किरणों ने उसे पिघला कर रख दिया। आकाश का सीना फाड़ देने वाले ठाके उबल पड़े घुंघरा के हलक से। आज यह पृथ्वी के समस्त राजा मौजूद हैं और मेरे हाथ में है रक्तमणि। जो काम मेरा भाई अधूरा छोड़ गया था उसे अब मैं पूरा करूंगा। सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चिंता की लकीरों से भर गया द्रुपद का माथा। ऋषिवर, क्या वज्र जिंदा नहीं हो सकता? हो सकता है अगर कोई उसके टुकड़े अपने हाथों से जोड़ दे, लेकिन अगर किसी ने ऐसे चेष्टा करने की एक कदम भी आगे बढ़ाया तो घुंघरा रक्तमणि की किरणों से उसे खत्म कर देगा। अचानक वज्र के बिखरे शरीर के टुकड़े स्वयं जोड़ने लगे। देखते ही देखते खड़ा हो गया वज्र। अनेकों आंखों में जाग उठा आश्चर्य। वज्र जिंदा हो गया। यह कमाल था टमटम ग्रह के सम्राट का। जो नजर आ रहे थे वहां स्टेनो के साथ पिताश्री आप, वो भी सुखंडा के साथ। वज्र, खत्म कर दो घुंघरा को। हाँ वज्र, सब बता देंगे, पहले शत्रु का अंत करो। हवा में लहराए वज्र का जिस्म। देख घुंघरा, तेरी मौत जिंदा हो गई है। जबरदस्त ठोकर से हिल गया घुंघरा। छूट गई हाथ से रक्तमणि। घुंघरा फौरन संभल कर झपटा, पर घुंघरा को मिली सिर्फ जमीन की धूल। तू एक नहीं सैकड़ों बार भी जिंदा हो जाएगा तो भी घुंघरा के हाथों मौत ही मिलेगी तुझे। घुंघरा उठता उससे पूर्व ही ऐलान किया वज्र ने।
पृथ्वी के समस्त उपस्थित राजाओं, यह मेरा नहीं आपका अपराधी, अतः इसे सजा देने का हक मुझसे पूर्व आपका है। जिस राजा के पास जो हथियार था वही फेंकता चला गया, जिस खून से नहा गया घुंघरा का। इस अंतिम चीख के साथ ही प्राण पखेरु उड़ गए घुंघरा के मौत के साथ ही सागर के जल में मची एक भयानक उथल पुथल, और ऊपर आने लगा त्रिखंड राज का तीसरा खंड, जिसे घुंघरा ने अपनी तिलस्मी शक्तियों से छिपा रखा था। चकित रह गए महाराज द्रुपद। दंभ व कुंभ ने मुझे पहले ही बता दिया था, घुंघरा ने अपने ही राज नुपुर देश के नीचे छिपाया हुआ था आपका यह खंड, तभी तो पूरे सागर को टटोलने पर भी न मिल पाया वह आपको। ओह, हमारा खोया राज मिल गया, पर यहाँ था कहाँ? महाराज, अब मैं स्वयं तीसरे खंड को आपके राज्य के बाकी 2 खंडों से जोड़कर त्रिखंड राज्य पूरा करूंगा। जल्दी अपना वादा पूरा कर दिया वज्र ने। फिर अब बताइए पिताश्री, आपने टमटम सम्राट सुखांडा को मुझ पर शक्ति देने पर कैसे मना लिया, जिससे मैं स्वयं अपने टुकड़े जोड़ सकता हूँ? यह तुम्हें मैं बताता हूँ वज्र। स्टेनो के साथ जब मेरा युद्ध हो रहा था सुखांडा, अब मैं तुझे अपने दूत को मारने की सजा देने जा रहा हूँ। दूत? ठहरो स्टेनो। जहाँ के तहाँ रुक गए थे स्टेनो को हाथ। क्यों, मौत से डर लग रहा है? नहीं स्टेनो, मैं तो यह सोच रहा था कि यह आक्रमण तुमने हमारे राज्य पर कब्जा करने के लिए किया है। खैर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास तुम्हारा कोई दूत नहीं आया था। क्या? उसी वक्त हमारे पास वह सैनिक आया जो तुम्हें पत्थर ग्रह का राजमहल में जिंदा मिला था। महाराज, वह चाल पोखर की थी। रक्तमणि हासिल करके के लिए युवराज वज्र स्वयं उन्हें सजा देने गए हैं। ओह, मुझे माफ करना सुखांडा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। सैनिकों की बातों ने हमारी सारी गलतफहमी दूर कर दी। बस तब से मैं और स्टेनो युद्ध बंद कर तुम्हें और पोखर को हर ग्रह पर तलाश करते फिर रहे थे, और जब पृथ्वी पर आए तो तुम घुंघरा द्वारा एक बार फिर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। तब सुखांडा ने स्वयं वह शक्ति तुम्हें दी जिससे तुम स्वयं को टुकड़ों में बदलने के साथ स्वयं ही जोड़ सको। नतमस्तक हो गया वज्र। सम्राट सुखांडा, सचमुच महान है आप। जिस तरह तुम स्टेनो के पुत्र हो, उसी तरह मेरे लिए भी पुत्र समान हो। अब हमें इजाजत दीजिए सम्राट द्रुपद। अभी कैसे वज्र, कुछ दिन आप लोग हमारी मेहमान नवाजी स्वीकार करनी पड़ेगी, और कुछ दिनों के लिए उन्हें ठहरना ही पड़ा महाराज द्रुपद के पास। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, वज्र की प्रथम कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।